पिछले क्लास तक में हम लोग एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर चुके थे। अब प्रश्नावली 1C के लिए हम लोग पहले बेसिक क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करेंगे। प्रश्नावली 1C के लिए बेसिक क्लास में पहले जानेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या में अंतर। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। सबसे पहले क्लास में हम सब परिमेय भी और अपरिमेय भी बताए थे, लेकिन फिर से हम रिवाइज के तौर पे बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। फिर से रिवाइज के तौर पे हम बताएंगे परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या फिर से हम बता रहे हैं क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह प्राकृत संख्या या वह संख्या, वह प्राकृत संख्या, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q के रूप में, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहां q is not equal to 0। जहां q is not equal to 0, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या एक शर्त है, p is not equal to 0, p बोल दिया, q is not equal to 0, नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल समझते हैं। कोई भी संख्या हो जिसमें पूर्णांक हो, भिन्न हो, कुछ भी हो सकता है, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2, क्या परिमेय संख्या, जैसे 2, क्या परिमेय संख्या है 2? हाँ है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 0 परिमेय संख्या है, हाँ 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे 1 है। क्या √4 परिमेय संख्या है? हाँ √4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इससे 2 बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। क्या -5 परिमेय है? हाँ ये भी परिमेय, माइनस का भी संख्या परिमेय। कभी इस तरह से लिखा रहे, बाय करके लिखा रहे, मतलब इस तरह से भिन्न में, ये भी क्या है, परिमेय। कभी और लिखा रहे इस तरह से, ये कैसी संख्या है 1.4, ये भी परिमेय संख्या है। दशमलव वाली संख्या भी परिमेय, क्योंकि हटाएंगे दशमलव नीचे इतना। ये कैसी संख्या है, आवर्त वाली संख्या, इसको भी परिमेय की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसको समझे रहना है। इसके बाद लिख देते हैं इत्यादि, तो इसके बाद लिख दिए इत्यादि। तो ये सब संख्या परिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। इसको समझाए तो इसको समझे रहना। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, संख्या को लिखते हैं इसे, तो इसका भी उदाहरण उसी तरह लिखना। वह परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम लिख देते हैं वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पहले बार में तो ये समझना है, रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। तो 2 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इससे 2 जो है इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, और ये बाहर नहीं आ सकता, परफेक्ट एकदम बाहर नहीं आ सकता है। तो ये होगी। उसी तरह से √5 क्या परिमेय है? नहीं, ये क्या है? अपरिमेय है। अपरिमेय का उदाहरण ये सब लिख रहे हैं। 2√3 अपरिमेय का गुना यदि परिमेय के साथ है तो अपरिमेय होता है। अभी आगे हम पढ़ाने वाले हैं, तो जोड़, गुना, भाग, माइनस सब चीज पढ़ाने वाले हैं आगे, तो इसको समझना। अभी तो समझना है उदाहरण में, अपरिमेय का गुना यदि परिमेय के साथ है तो अपरिमेय।
रूट अंडर 8 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय, क्योंकि रूट अंडर 8 को लिखेंगे हम 2√2, तो 2√2 ये अपरिमेय की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरह से इत्यादि, इस तरह से क्या हो जाएगा इत्यादि, बहुत सारा एग्जांपल है, तो इसमें समझे रहना है। परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसमें शर्त है q इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह की संख्या को। अपरिमेय में रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, अपरिमेय में रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, और कई सारा एग्जांपल है, उसको हम इसको समझाते हैं, इसको पहले बिठाते हैं तब आगे बताते हैं। आगे और समझते हैं, 2-3 बातें हैं उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखना है किसी परिमेय संख्या के साथ, किसी परिमेय के साथ किसी परिमेय संख्या को हम इस तरह शॉर्ट में लिख रहे हैं, किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ, किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव अपरिमेय होता है। अवश्य ही अपरिमेय से हम नहीं बोले, अपरिमेय होता है, इसको समझ रहा ये किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव क्या होता है, अपरिमेय होता है। दूसरे बात में किसी परिमेय संख्या के साथ हाँ ये तो ठीक है, अवश्य ही होगा, ये ठीक है। किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव अवश्य अपरिमेय होगा, ये ठीक है। किसी परिमेय संख्या के साथ, किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ भाग या गुणा, अपरिमेय होता है। दोनों चीज को समझे रहना है। किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ या घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय। और किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ भाग या गुणा करेंगे तो अपरिमेय। मतलब टोटल मिला के ये समझना कि अपरिमेय जहां आ गया, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर, अपरिमेय के रूप में। इस दोनों से यही बात समझना है कि अपरिमेय संख्या के साथ यदि किसी परिमेय का जोड़ या घटाव, गुणा, भाग, चारों में से कुछ भी चीज कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है, अपरिमेय ही आ रहा है। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये क्या आएगा, अपरिमेय। और देखते हैं इसमें पाई कैसी संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या, ये जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही इसका मान, इसके मान के बारे में बात करें कि 22/7 ये अप्रोक्सीमेट मान है, तो 22/7 एक परिमेय, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में दिख रहा है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखना 22/7 एक परिमेय संख्या, इसको समझे रहना है। इसको मिटाते हैं पहले। यदि p और q में, यदि p और q में, यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यदि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो p² और q में भी
Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको समझते हैं। यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं, इसको समझेगा ना, ये जो आगे काम करने वाला है इसको समझाना है, इस चीज को याद रखना है, आगे काम करेगा, जो आगे चैप्टर में बनाएंगे 1C में अभी इसमें जो है इस चीज का प्रयोग होगा। यदि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे इसको समझते हैं, जैसे हम कुछ लिख दिए 3/7, ठीक, ये P/Q के रूप का है, P/Q के रूप का, ये P/Q के रूप का है, किसके रूप का है, P/Q के रूप का। तो यहाँ बोला गया P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब कुछ इसमें कॉमन नहीं है, एक के अलावा इसमें ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे हम भाग दे सकते हैं, ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। लेकिन वही हम लिख देते हैं 10/15, यहाँ हम 5 से भाग देते हैं, 5 से इसमें दे देंगे 2 बार में 3, यहाँ इतना 2/3। तो ये इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या उभयनिष्ठ, क्योंकि इसमें भाग दे सकते हैं किसी एक के अलावा किसी और संख्या से, इसमें एक के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं दे सकते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब यही समझे रहना है, जिससे भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो एक को नहीं मान के चलना है। अब तो उसके बाद तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यदि इसमें उभयनिष्ठ नहीं है तो इसका स्क्वायर करने पर भी, इसका जब स्क्वायर करेंगे, किसका, इसका P स्क्वायर और Q, जब इसका स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर, तो उसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है। जब ऊपर वाले का स्क्वायर, P का स्क्वायर अंश का अंश बटा है, तो ऊपर का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये जो है स्क्वायर वाले का भी ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो 9 और 7 में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, भाग लगेगा ही नहीं। एक एग्जांपल और समझते हैं, यदि P/Q लिखा रहेगा 4/7, P/Q 4/7, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि किसी से भाग नहीं लग रहा है एक के अलावा। तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करना बटा 7, 4 का स्क्वायर 16/7, 16 और 7 में कोई उभयनिष्ठ, कोई चीज कॉमन है ही नहीं जिससे हम भाग दे सकते हैं। इसका मतलब यही था कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P स्क्वायर और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो इस चीज को समझे रहना है। अब आगे देखते हैं। अब प्रश्नावली 1C हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। 1C में पहला नंबर पे क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान जहां वहां भरना है, बहुत ही आसान है, परिमेय और अपरिमेय का पहचान करना है। √15 एक डैश संख्या है, क्या √15 पूर्ण वर्ग है, किसी का स्क्वायर है, नहीं। √15 हम बताए थे परिमेय और अपरिमेय का पहचान करने, तो √15 यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय कहला रही है, अपरिमेय होती है। तो 15 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय। यदि बाहर निकल जाता तो क्या होता, परिमेय। अभी तो बाहर नहीं निकला इसलिए ये हो गया अपरिमेय। अब यहां देखना है, अपरिमेय का भाग अपरिमेय के साथ सेम तो नहीं है, अलग अलग है, तो अपरिमेय का भाग अपरिमेय के साथ ही हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय के साथ भी होता तो परिमेय होता है, यहाँ पे अपरिमेय होता। अब ये है परिमेय संख्या 4 और √11 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ सब में परिमेय, इधर परिमेय 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 भराएगा, इधर अपरिमेय अपरिमेय, सबको लिख लेना उधर से। 4 + √11 एक डैश संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो √11 अपरिमेय है क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, और 4 परिमेय, तो परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ता है, क्या आ जाता है, अपरिमेय। क्या आ जाता है, अपरिमेय। और देखते भी जाना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। 1/√5, तो ये अपरिमेय, ये परिमेय है, तो परिमेय को जब भाग देंगे अपरिमेय से तो अपरिमेय आएगा, लिखा दिए थे पहले ही, अपरिमेय। अब यहां देखना 5√8/√2 एक डैश संख्या, यहाँ अपरिमेय देख के नहीं कह देना कि ये भाग लग जाएगा तो ये इस तरह से अपरिमेय हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, √8 को सॉल्व करना, इसका गुणनखंड होगा। यहाँ गुणनखंड करते लेकिन कोई फायदा नहीं था,
यहाँ गुणनखंड करना होगा 5√8 बाय √2। तब जब 5√8 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2। अब और √2 नीचे है। अब हम जानते हैं कि गुणनखंड 2 को 2 में 1 2 बाहर और 1 √2 अंदर रह जाएगा और 1 √2 नीचे, तो √2 से √2 कट जाएगा। एग्जैक्ट ये 10 है। क्या है? ये √2 से √2 कटा, एग्जैक्ट ये क्या है? 10 है। ये क्या है? ये 10 है। तो 10 एक डैश संख्या है, तो 10 एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? परिमेय। इसको समझे रहना है। √8 का गुणनखंड, फिर 2 में 1 2 बाहर, मतलब जो जोड़ा में 1 बाहर होता है, √2 रह गया, √2 नीचे भी ऊपर भी कट गया, 5 गुना 2 10। ये लिखने का मतलब ये 10 है, तो 10 एक डैश संख्या, तो 10 एक परिमेय संख्या है। इसको सही ढंग से समझे रहना है। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है, इसका पहचान करने बहुत भी ठीक ढंग से आना चाहिए। कम से कम इस तरह का जब वास्तविक संख्या पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे 15 से 20 नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 15 से 20 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वास्तविक संख्या सही ढंग से कंप्लीट करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1C में एक टाइप रह गया था इस प्रकार का कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आधारित दो तरह से आता है ये क्वेश्चन, ये सिंपल ढंग से √3 करके, और एक तरह से आता है। दोनों टाइप हम बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1C कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम इस पे दे देंगे। तो सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना कि √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है √3, सिर्फ उसी को सिद्ध करना है। या कभी कभी ये लिखा रहेगा सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं है यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना। इसको हम बनाते हैं, लिखना है माना √3 एक, उल्टा मानना है, √3 एक परिमेय संख्या, √3 एक परिमेय संख्या p/q है। मान लीजिए माना √3 एक परिमेय संख्या p/q, इसीलिए √3 बराबर p/q। √3 परिमेय संख्या माने तो √3 बराबर हो जाएगा p/q, क्योंकि इसको जो है परिमेय संख्या माने। तो √3 बराबर p/q, जहां p और q में परिमेय संख्या जब रहता है तो वो p और q के रूप में रहता है, p/q के रूप में, और p और q में कोई वहिनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहना चाहिए। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, जहां p और q में कोई जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ, जहां p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, किसके दोनों ओर, यहाँ जो लिखे हैं √3 और p/q करने पर, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। हो जाएगा √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं आता है 3, √3 का स्क्वायर 3, √3 इंटू √3 3। यहाँ से लिखेंगे p²/q², इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये √3 यहाँ से देखना है कि q², दो q गुना में है तो एक q यहाँ नीचे है, इसको उधर दे देंगे, इसके साथ एक q इसके साथ दे देते, यहाँ बच गया p²/q, एक q बचा। तब यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 इसको मान, ये 1 रखने देते हैं यहाँ से। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग जब कि इस तरह का √3 इंटू q बराबर p²/q, यहाँ लिखेंगे चूंकि या इस तरह से, चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q में कोई उभयनिष्ठ
पी और क्यू में कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए पी स्क्वायर और क्यू में भी, पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां से इसको देखना, ये जो है एक पूर्णांक का रूप है और ये एक भिन्न का रूप है। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां पे हम लिखते हैं, जगह नहीं है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखे, समीकरण 1 से लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है, जो असंभव है। समीकरण 1 से क्या लिखे, पूर्णांक बराबर भिन्न जो क्या है, असंभव है। ये जो √3 × क्यू, ये एक पूर्णांक का रूप है और पी स्क्वायर बाय क्यू ये एक भिन्न का रूप का हो गया। तो पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं हो सकते, तो पूर्णांक बराबर भिन्न जो असंभव है लिखेंगे। अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। फिर से हम समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं वहां तक दिख रहा है कि नहीं। ठीक, इधर भी जगह था, इधर भी लिख सकते थे। अब यहां से लिखना है, माना √3 एक परिमेय संख्या p बाय q है। तो p बाय q जब परिमेय संख्या के रूप में √3 बराबर p बाय q लिख दिया, जहां p और q में कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p बाय q में कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दोनों और वर्ग किए, √3 का स्क्वायर यहाँ, और ये p बाय q का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यहाँ, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे गलती हो गया था, √3 का स्क्वायर 3 कहाँ गया, ठीक। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और p स्क्वायर p बाय q का स्क्वायर, p स्क्वायर q स्क्वायर। अब एक q जो है नीचे से इधर दे दिए, इसका ऐसा करना था क्योंकि इसको भी पूर्णांक बनाना था, तो यहाँ से इस तरह से किए। अब p और q में कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q में नहीं है, तो इसी लाइन को लिख दिए, इसीलिए p स्क्वायर और q में कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भिन्न कहलाएगा। तो यहाँ से पूर्णांक, इधर वाला टर्म में क्या हो गया, पूर्णांक। समीकरण 1 से लिखा, इधर वाला टर्म भिन्न, पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं होगा, अतः हमारी मान्यता गलत थी, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। तो इतना सा हिंदी लिखना ही होगा, तब क्या होगा, 2 नंबर मिल सकता है। अब इसी पे प्रैक्टिस करना है। दूसरे नंबर में हम दे देते हैं, कुछ नहीं, सेम इसी तरह लिखना है, इसी पे प्रैक्टिस कर लेना। √5 √7 बस 2-3 का प्रैक्टिस करना है, अपने ही बन जाएगा। तो एक टाइप ये हुआ, इस प्रकार का सवाल आता है। तीसरा क्वेश्चन में क्या हो गया, √7। तो एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप अभी हम बताते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। इसी 2 टाइप में लगभग आता है क्वेश्चन। अब एक टाइप इस प्रकार का सवाल आता है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सिद्ध करें कि 5 - √2 एक अपरिमेय संख्या। ये उससे भी आसान है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना, ये उससे आसान है थोड़ा सा, माना 5 - √2 एक परिमेय संख्या r है। √2 एक परिमेय संख्या r है। ऐसा क्यों माने, आगे पता चलेगा। माना 5 - √2 एक परिमेय संख्या r है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 - √2 = r। अब यहां से क्या करना है, √2 को अलग करना है। यहां से क्या हो जाएगा, 5 - r = √2, √2 5 - r, क्योंकि प्लस में r था, इधर माइनस √2 उधर √2। यहां से देख लीजिए, इसको माने समीकरण 1। समीकरण 1 माने, तो समीकरण 1 से यहां देखे, तो यहां देखे किसी भी 2 परिमेय
संख्याओं का अंतर, किसी भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। किसी भी दो परिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? परिमेय। अब इस इधर देखना है 5 माइनस आर, 5 एक परिमेय, आर भी परिमेय मान है, तो 5 माइनस आर ये एक अंतर क्या हो जाएगा? परिमेय। तो यहां से हम जानते हैं किसी भी दो परिमेय संख्या का अंतर इतना लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या पता चला? 5 माइनस आर, 5 माइनस आर एक परिमेय संख्या होगा। 5 माइनस आर एक परिमेय संख्या होगा। 5 माइनस आर क्या होगा? एक परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और परिमेय का अंतर परिमेय, परिमेय और परिमेय का योग परिमेय। कभी यहाँ प्लस दिया था तो उसमें भी इसी कंडीशन से बनाते हैं। तो किसी भी दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, हम जानते हैं। तो इसीलिए समीकरण 1 से 5 माइनस आर एक परिमेय संख्या होगा। अब फिर एक बार लिख लेना है, इसीलिए समीकरण 1 से 5 माइनस एक परिमेय संख्या होगा। अब इसी के आगे लिख लेते हैं परिमेय बराबर अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय बराबर अपरिमेय जो असंभव है, असंभव है। अतः 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको समझे रहना। इस तरह का कंडीशन में 5 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या आर है, इसको आर के बराबर किए, आर को इधर किए, रूट 2 इधर किए। अब 5 माइनस आर, किसी दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। 5 परिमेय, आर परिमेय माने, दो परिमेय का अंतर परिमेय। समीकरण 1 से क्या पता चला? ये एक परिमेय संख्या हो गया। तो अब आगे क्या लिखना है? इसको देख के ये परिमेय हो गया। अब इधर क्या है? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय बराबर होना असंभव बात है, अतः 5 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये उस तरह उस सवाल से भी आसान था। तो इस पे भी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम देते हैं 3 प्लस रूट 2 4 माइनस रूट 7, इस तरह से इसको प्रैक्टिस करना। तो अब तो प्रश्नावली 1C में भी 2-3 तरह का सवाल है, उसको भी बना लेना है। और इसी दोनों टाइप में से कुछ किसी से आता ही है, मतलब इस तरह का सवाल या जो कराए पीछे उस तरह का सवाल, दोनों में से किसी एक देखना में देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। अब यहाँ से जो है हम एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे एक्सरसाइज 1D के लिए हम लोग पढ़ेंगे।